चलो 3 चैप्टर्स हमारे खत्म हो गए। शेयर होल्डर्स, डेमोक्रेसी, फ्रॉड एंड रेगुलेटरी एक्शन। ठीक है, ये 3 खत्म हो गए। 4th चैप्टर हम लोगों ने स्किप कर दिया है। 4th चैप्टर में पूरा एडजुडिकेशन के बारे में, कैसे कोई भी मैटर एडजुडिकेट होता है उसके बारे में। ठीक है, भर भर के पेनल्टीज हैं, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन थोड़ा सा भारी है, एडजुडिकेशन अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो हम लोग आए डायरेक्टली 5th चैप्टर में, विच इज रिलीफ्स एंड रेमेडीज। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज सीपीसी एंड सीआरपीसी। फिर हम लोग देखेंगे कि 4th पहले स्टार्ट करना है या 6th। ठीक है, चलो रिलीफ एंड रेमेडीज, तो बताएगा कि इसका मतलब क्या है। चैप्टर समझ में आ रहा है कि मतलब क्या है। कंपाउंडिंग 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 तो हम कल से बोल रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर का मतलब क्या है, ये चैप्टर किस चीज से डील करेगा, किसी को हेडिंग से समझ में आ रहा है क्या। पनिशमेंट, पनिशमेंट रिलीफ होता है क्या। आपको कोई पनिश करेगा, आपको रिलीफ है क्या वो। ओके, जैसे कि कंपाउंडिंग छोड़ के क्या क्या रेमेडीज, क्या क्या रिलीफ हम लोग को मिल सकते हैं। थोड़ा इधर पे इस हिसाब से बात करो। हाँ, क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है हम लोगों ने। अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं, डैमेजेस, कंपेंसेशन, हाँ, रिस्टोरेशन, और बेसिकली इस चैप्टर में जब हम लोग कोई वायलेशन करते हैं ना, कोई प्रोविजन कॉन्ट्रवीन करी, कोई वायलेट किया प्रोविजन, वो हो गया, उसके बाद क्या हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, ऐसा करने के बावजूद क्या हमें कोई रिलीफ मिल सकता है, क्या कोई रेमेडी मिल सकती है, दैट विल डील विद दिस चैप्टर। ठीक है, इसलिए हम लोग कंपाउंडिंग, मीडिएशन, अपील्स, ये सब डील करेंगे, क्योंकि हमने गलती करी है। अब क्या हमारे पास कोई रिलीफ या कोई रेमेडी है। हाँ है, अभी आपके पास रेमेडी है कि आप कोर्ट में जाने के बजाय कंपाउंडिंग की प्रोविजन अप्लाई करो, या आप मीडिएशन या कंसिलिएशन को सिलेक्ट करो। ठीक है, या आप अपील कर लो। ठीक है, सो रिलीफ एंड रेमेडीज बेसिकली इस बात से डील करता है कि आपने कोई प्रोविजन कॉन्ट्रवीन करी, कोई एक्ट वायलेट किया, ओके, लेकिन समझ में आया गलत किया है, लेकिन क्या अभी भी आपके पास कोई ऑप्शंस बचते हैं, या आप डायरेक्टली कोर्ट से जेल जा रहे हो। ठीक है, सो वो तीन तीन नहीं 4 टॉपिक से इस चैप्टर में हम लोग को डील कर रहे हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स, सारे A to Z सब हम लोग पढ़े हुए आए हैं। ठीक है, सिर्फ वो याद कैसे रखना है वो हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, बेसिक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सब कुछ पढ़ के आए हैं, जिसको जहां भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम हो रही हो हाथ उठा के पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अदरवाइज बेसिक्स में एज सच कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में हम लोगों ने ये प्रोविजन भर भर के पढ़ी है। ठीक है, चलो, तो ये चैप्टर मॉड्यूल में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला विल बी कंपाउंडिंग, जो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन के बारे में इससे पहले किसी ने सुना है क्या, एक्सेप्ट यू। हाँ, क्या होता है मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन। इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। ठीक है, ये सब एडीआर मैकेनिज्म्स है। एडीआर मैकेनिज्म्स मतलब कि भाई कोर्ट में जाने से अच्छा आपस में बैठ के सेटलमेंट कर लो। ठीक है, लेकिन मीडिएशन एंड कंसिलिएशन और सेटलमेंट में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग सेटलमेंट भी अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अपील। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन में हमने हर चीज के लिए थैंक यू, पेन छोड़ दो सब लोग। रेगुलेटरी एक्शन में हर चीज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पढ़े थे, है ना। ये में कंपनीज एक्ट, फिर फेमा, देन सेबी, देन फैक्ट्रीज एक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसमें भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्ट पढ़ेंगे। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन की प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के अंदर, फिर इस एक्ट के अंदर, फिर इस एक्ट के अंदर। कंपाउंडिंग की प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर, फिर इस एक्ट के अंदर, फिर इस एक्ट के अंदर। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्टिंग से ही इसमें कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, बिकॉज रेगुलेटरी एक्शन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। ठीक है, तो स्टार्टिंग से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं।
ये हम लोग एक गो में करेंगे, फिर ये करेंगे एंड देन दिस। ठीक। अपील्स की प्रोविजन ऑलमोस्ट सबको पता है, हाई कोर्ट पे अपील जाती है, सुप्रीम कोर्ट पे जाती है, कितने कितने दिन में जाती है, कैसे जाती है, सब पता है, वापस रिवाइज करना है बस। ठीक है, चलो आ जाते हैं कंपाउंडिंग पे। कोई बताएगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है, क्यों आया कंपाउंडिंग जैसा प्रोविजन? अच्छा, मतलब कोर्ट सेटल कर रहा था सब कुछ, कंपाउंडिंग की प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी? ठीक है, डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, करेक्ट। अगर अच्छा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट याद है कहीं पे भी डिफाइंड नहीं था, राइट? वैसे ही कंपाउंडिंग कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई एक्ट या कोई भी बुक्स उठा के खोलोगे ना, कहीं लिखा नहीं है कि स्पेसिफिकली कंपाउंडिंग का मतलब ये, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, हम लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि कंपाउंडिंग का मतलब सेटलमेंट। ठीक है, सेटलमेंट क्या कि हमने कोई गलती कर दी भाई, अब वो गलती तो हो गई है ना, अब वापस तो जा नहीं सकते, तो आप एक काम करो, पैसे लो और इस चीज को यही रफा सफा करो। ये प्रोविजन क्यों आया? ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हम लोग को पैसे देके चीजें सलटानी पड़ी? तो सबके लिए ये चीज क्यों नहीं आती, सिर्फ कंपनीज के लिए कंपाउंडिंग के प्रोविजंस क्यों है? मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट्स के अंदर कंपाउंडिंग के प्रोविजंस क्यों है? हम लोग जब क्राइम करते, किसी का मर्डर करते, तो सेटलमेंट के प्रोविजंस क्यों नहीं है? फ्रॉड भी कंपाउंडेबल है, फ्रॉड भी सीरियस ऑफेंस है, फ्रॉड भी कंपाउंडेबल है, क्यों? अच्छा, कंपाउंडिंग कब आया, कैसे आया, ये किसी को पता है? किसी कमिटी की वजह से आया था कंपाउंडिंग? किसी को पता है, आइडिया है कुछ? सच्चार कमेटी के बारे में सबने सुना है? नाम सुना है किसी ने सच्चार कमेटी का? बहुत पहले ही कमेटी बनी थी, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। 2013 के एक्ट के भी पहले बनी थी, मतलब जे जे ईरानी के भी पहले बनी थी ये कमेटी, विच वाज सच्चार कमेटी। ठीक है, सच्चार कमेटी ने जब कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखे, अगर आप भी देखो, कितनी सारी चीजें जो कंपनीज को कंप्लाई करना पड़ता है ना, एमजीटी 14 फाइल करना है, एमजीटी 15 फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, फिर ये फाइल करना है, हर 15 दिन में बेसिकली इनको कुछ ना कुछ फाइल करना है, रेजोल्यूशन पास किया, फाइल करना है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी चला रहे हो तो आपको सारे रेगुलेशंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे कंप्लायंसेस है। तो सच्चार कमेटी ने क्या नोटिस किया कि भाई इतने सारे कंप्लायंसेस, नॉर्मली भी कोई ना कोई एक कंप्लायंस तो भूल ही जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि आप एक दो कंप्लायंसेस भूल सकते हो। ठीक, अगर आप एक दो कंप्लायंस भूल गए और वो कंप्लायंस के लिए आपको बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, तो आप क्या कंपनी चला पाओगे? कंपनी नहीं चलेगी तो इंडिया की इकोनॉमी कभी ऊपर बढ़ेगी क्या? बढ़ेगी क्या? नहीं। तो सच्चार कमेटी ने बोला कि भाई कॉर्पोरेट के ये जो लॉज हैं, इनमें थोड़ी सी लीनियंसी लाने की जरूरत है। ठीक है, नॉर्मली जब इंडिविजुअल कोई कोई लॉ वायलेट करता है, उसको लीनियंसी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बार बार वो काम नहीं करेगा। लेकिन कंपनीज के पास इतनी सारी कंप्लायंसेस है कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि एक दो कंप्लायंसेस चूक जाए। जरूरी नहीं है कि उनकी इंटेंशन थी वो चूक जाने की, लेकिन वो चूक गए, उनको नहीं याद रहा। ठीक है, तो आप हर चीज के लिए उनको कोर्ट लेके घसीट नहीं सकते हो। अगर ये कंपनीज अपना दिमाग कोर्ट में लगाती रहेंगी, तो ना तो कंपनीज में अपना दिमाग लगना है, ना का इंडिया की इकोनॉमी कभी बढ़नी है, राइट? इसलिए सच्चार कमेटी ने बोला कि थोड़े से लॉस को लीनियंट कर दो। ठीक है, वो लीनियंसी की वजह से उन्होंने कंपाउंडिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, समझ में आया? सच्चार कमेटी नाम याद रहेगा सबको। इससे पहले हम लोगों ने दो कमेटीज और पढ़ी है, नाम बोलो जल्दी। जे जे रानी एंड कंपनी लॉ कमेटी। जे जे रानी कौन से को अमेंड करने के लिए बना था? कंपनीज एक्ट 1956 को रिव्यू करने के लिए जे जे रानी कमेटी बनी थी। कंपनीज एक्ट 2013 को रिव्यू करने के लिए कंपनी लॉ कमेटी बनी थी। ठीक है, जे जे रानी कमेटी से भी पहले एक कमेटी आई थी, विच वॉज सच्चार कमेटी। सच्चार कमेटी ने क्या बोला था कि भाई कॉर्पोरेट के लॉस को थोड़ा सा लीनियंट करने की जरूरत है, इतना स्ट्रिक्ट इन लोगों के साथ नहीं चल सकते, इसलिए कंपाउंडिंग की प्रोविजन आई। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता? एक वर्ड में बोलो, कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? सेटलमेंट। ठीक है, अगर आपसे कंपाउंडिंग डिफाइन करने बोलते हैं, तो सबसे पहली लाइन अगेन वही होगी, कंपाउंडिंग किसी भी एक्ट के अंदर डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हाउएवर बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से कंपाउंडिंग मतलब सेटलमेंट। अगर आपने कुछ गलती कर दी है, तो जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट जाओ। ठीक, आप एक काम करो, आपने जो गलती करी है इसके बिहाफ पे आप पेनल्टी दे दो और आप रफा सटा हो गए, हटो। ठीक, समझ में आ गया? कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ गया? चलो, अच्छा,
ये कितने लोगों को पता है कि कंपाउंडिंग सिर्फ ऑफेंस की होती है? सिर्फ ऑफेंस कंपाउंडेबल होते हैं, इसका मतलब क्या है? एक मिनट, ओनली ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, इसका मतलब क्या है? ओनली ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, सुनने में तो सिंपल सी बात लग रही है, सिर्फ ऑफेंस कंपाउंड हो सकते हैं। करेक्ट। ऑफेंस का मतलब क्या है? हर चीज तो ऑफेंस ही है, हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं ओनली ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल? डिफॉल्ट सुना है किसी ने वर्ड? डिफॉल्ट एंड ऑफेंस, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफॉल्ट कंपाउंड क्यों नहीं हो सकते? वी फेल टू फाइल द रिटर्न, ठीक है, हम लोगों ने कोई डिफॉल्ट किया तो ये कंपाउंडेबल क्यों नहीं है? नहीं, नहीं। बेसिक डिफरेंस बताओ, डिफॉल्ट और ऑफेंस में डिफरेंस क्या है? दोनों वर्ड सबने सुने हैं? कभी ध्यान दिया था कि डिफॉल्ट अलग चीज है, ऑफेंस अलग चीज है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता था कि डिफॉल्ट और ऑफेंस सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता था, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकियों को जिनको नहीं लगता था वो बताओ डिफॉल्ट और ऑफेंस में क्या डिफरेंस है? हाँ करेक्ट, वापस बोलो, थोड़ा लाउड बोलो। मॉनिटरी डिफॉल्ट आएगा। सो जब फ्रॉड में हम लोग इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ जब बोलते हैं तो फाइन मॉनिटरी नहीं होता? हाँ। कोई बात नहीं, काफी हद तक ठीक है। हाँ बताओ, और दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, कहीं तो पढ़ा होगा डिफॉल्ट। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं। व्हेन आई एम सेइंग कि ओनली ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल, व्हाट डू आई मीन बाय दिस वर्ड ऑफेंस? माय क्वेश्चन इज कि क्यों डिफॉल्ट कंपाउंडेबल नहीं है? क्या मतलब है डिफॉल्ट और ऑफेंस के बीच का डिफरेंस क्या है? करेक्ट, क्रिमिनल एंड सिविल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जिसको पानी वानी पीना 2 मिनट पी लो, उसके बाद पूरा ध्यान यहाँ पे प्लीज। हो गया, ठीक है। हम लोगों ने कोई गलती करी, ठीक है, कोई गलती करी, कोई एक्ट, एनी ओमिशन, ठीक है, ये दो नेचर्स का हो सकता, राइट, ये बात क्लियर है। एक सिविल नेचर का हो सकता है, एक क्रिमिनल नेचर का हो सकता है, ये बात सबको क्लियर है। सिविल डिफॉल्ट, सिविल रॉन्ग्स एंड क्रिमिनल रॉन्ग्स अलग अलग चीजें होती हैं, ये बात सबको पता है। तो कोई भी एक्ट को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिविल या क्रिमिनल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब भी वर्ड आता है सिविल रॉन्ग, हमेशा डिफॉल्ट वर्ड यूज होता है, ठीक है। जब भी सिविल रॉन्ग है वहां पे ऑफेंस कभी नहीं लगता, वहां वर्ड ऑफेंस यूज नहीं होता है, ठीक है। जब बोला सिविल रॉन्ग मतलब वर्ड डिफॉल्ट आएगा, जब बोला क्रिमिनल रॉन्ग तो यहाँ पे वर्ड ऑफेंस आएगा, समझा? तो जब ऑफेंस लिखा हुआ है कहीं पे, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि ये क्राइम्स की बात हो रही है, सीआरपीसी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जब डिफॉल्ट लगा है, लिखा है कहीं पे, तो वो क्या है? सिविल, क्या लगेगा यहाँ पे? सीपीसी। समझ में आया? अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा सिविल है कौन सा क्रिमिनल है? ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी जो पनिशमेंट जो भी दिया हुआ है, ये वाला सिविल है ये वाला क्रिमिनल है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे अगर ये वर्ड्स डिफॉल्ट और ऑफेंस वहां पे नहीं लिखे हैं? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, मतलब आपके अकॉर्डिंग सिर्फ फाइन होगा, ओके। एंड और कुछ? इम्प्रिजनमेंट और फाइन आया तो वो सिविल है। माय क्वेश्चन इज कि आप ये कैसे, अभी हम लोग कंपाउंडिंग सुन ही नहीं रहे, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे डिफॉल्ट है एंड यहाँ पे ऑफेंस नहीं है? नहीं, कोई पनिशमेंट कहीं पे लिखी हुई है, ठीक है, ये पनिशमेंट देख के आप कैसे बताओगे कि ये सिविल पनिशमेंट है या क्रिमिनल पनिशमेंट है? ये पनिशमेंट सीपीसी के अकॉर्डिंग जाएगी या सीआरपीसी के अकॉर्डिंग? एक मिनट, वन बाय वन, हाँ। कंपाउंडेबल की बात ही नहीं हो रही,
अगर एक पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है, आपको पनिशमेंट दी हुई है, ही और शी, ओके, फ्रॉड है सपोज, ठीक है, ही और शी वुड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक है, नहीं, ओके, अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ इज सिविल, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन इज क्रिमिनल? ओके, 1 2 3 4, जिनको नहीं लगता उनको क्या लगता है? ठीक है, वेरी करेक्ट लॉजिक। आपका क्या था? ओके, कितने लोगों को ये लगता है कि फाइन यहाँ पे आएगा, इम्प्रिजनमेंट क्रिमिनल के अंदर आएगा? अच्छा, ठीक है, कितनों ने वर्ड पेनल्टी सुना है? पेनल्टी और फाइन में क्या डिफरेंस है? करेक्ट, जब कहीं पे लिखा होता है पेनल्टी, वो ऑटोमेटिकली सिविल आ जाता है, जब कहीं पे लिखा होता है फाइन तो वो ऑफेंस होता है। समझ में आया? अगर कोई पनिशमेंट कहीं पे लिखी हुई है एंड वहां पे लिखा है कि यू विल हैव टू गिव अ पेनल्टी ऑफ इतना इतना रुपए, आपको इतने इतने रुपए की पेनल्टी भरनी है, तो वो डिफॉल्ट है और वो सिविल है, ठीक है। जब कहीं लिखा है कि आपको इतने इतने रुपए का फाइन भरना है या आपको फाइन और इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, फाइन वर्ड जहां आता है वो इधर क्राइम्स की साइड आ जाता है। समझ में आया अभी? ठीक है, सो हम लोगों ने कोई गलती करी, दिस गलती कैन बी क्लासिफाइड एज सिविल या क्रिमिनल, इतना समझ में आया? सिविल अगर होगा तो वहां पे वर्ड होगा डिफॉल्ट, ठीक है, जब भी हम लोग को वर्ड डिफॉल्ट दिखेगा मतलब वो सिविल है, ठीक है, सिविल है तो क्या किसके अकॉर्डिंग चलेगा? सीपीसी, ठीक है। क्रिमिनल है अगर तो वो क्या वर्ड आएगा? ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस है तो क्या चलेगा? सीआरपीसी। अब ये आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे कि सीपीसी सिविल है कि क्रिमिनल है? बाय द वर्ड पेनल्टी एंड फाइन, ठीक है, अगर यहाँ पे पनिशमेंट में दिया है पेनल्टी तो वो सिविल होता है, ठीक है, एंड अगर दिया है फाइन या इम्प्रिजनमेंट तो वो क्रिमिनल होता है। समझ में आ गया? इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या? ऐसा कोई प्रोविजन किसी को पता है जहाँ पे सिर्फ पेनल्टी लिखा हो या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट और फाइन लिखा हो? कंपनीज एक्ट के अंदर कोई तो प्रोविजन ऐसा किसी को तो पता होगा जहाँ पे पनिशमेंट में आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, कोई भी एग्जाम्पल दे पाएगा? अच्छा, पता है कि पेनल्टी देनी पड़ती है, ओके, कोई बात नहीं, छोड़ो। कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है कि उसको अपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम ऑल्टर करना है, सुना है इसके बारे में सबने? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के बारे में सबने सुना है, ठीक है। कंपनी जब अपना आर्टिकल ऑल्टर करती है तो वो कौन सा रेजोल्यूशन पास करती है? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद क्या कंपनी को करना कंपलसरी है? फाइल एमजीटी 14, 30 दिन में एमजीटी 14 आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना है, ऐसा कंपनीज एक्ट में दिया है। कंपनीज एक्ट में ये भी दिया है कि अगर आप 30 दिन में एमजीटी 14 फाइल नहीं करते हो, यू हैव टू गिव अ पेनल्टी ऑफ ₹1,00,000। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? सिविल, ठीक है। इसके अगेंस्ट आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन ले जा सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस के बारे में सबने सुना? प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल दी विच इज इक्वल टू फ्रॉड, हमेशा इसको हम लोग फ्रॉड मानते हैं, राइट, लेकिन इसको हम लोग फ्रॉड मानते हैं, ठीक है। फ्रॉड के केसेस में हम लोग दो चीजें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करते थे? लिमिट्स, इंटेंशन एंड लिमिट। सबसे पहले हम लोग लिमिट देखते थे, क्या थी लिमिट्स वाली? 10 lakhs और 1% ऑफ टर्नओवर एटलीस्ट। अब किस में आएगा? 447 में, और 447 में आता था तो फाइन पनिशमेंट क्या थी? 6 months to 10 years एंड थ्री टाइम्स दी अमाउंट। एंड यहाँ पे सबको याद है। दूसरी चीज क्या देखा था हम लोगों ने? अगर इससे कम है तो कितनी पनिशमेंट थी? 20 lakhs और 5 years, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना,
मिस स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफेंस है, ये समझ में आ गया। क्यों है ये ऑफेंस? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है फाइन, ठीक है, फाइन है, हम लोग को समझ में आ गया वो ऑफेंस है। लेकिन 447 क्या बोलता है कि भाई इतनी इतनी लिमिट होगी तो ही आप 447 के अंदर आओगे। 447 के अंदर आप आए, पनिशमेंट क्या थी? इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इसलिए दिस इज नॉट कंपाउंडेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड आ गया, ठीक है। दूसरी अगर लिमिट नहीं क्रॉस होती है तो क्या था? 20 लाख और समझ में आया? यहाँ पे और है इसलिए यहाँ पे कंपाउंडिंग अलाउड होती है। फ्रॉड के टाइम पे हम लोग पूरे टाइम पढ़ते रहते कि अगर लिमिट हुई सेक्शन 447 के अंदर आए नॉट कंपाउंडेबल। क्यों नहीं है कंपाउंडेबल? बिकॉज वहां पे एंड आता है, ठीक है। एंड लिमिट के नीचे रहे तो क्यों है वो कंपाउंडेबल? बिकॉज वहां पे और आता है, ठीक है। तो अगर इस सब चीज को हम लोग समराइज करें तो सिर्फ ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल इन नेचर। गलती से भी कोई पेपर में डिफॉल्ट मत लिखाना, ठीक है। ऑफेंसेस दो टाइप के होते हैं, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। फ्रॉड दोनों है, ठीक है। फ्रॉड कंपाउंडेबल भी है एंड नॉन कंपाउंडेबल भी है। कंपाउंडेबल कैसे है? अगर लिमिट से कम है तो वो कंपाउंडेबल था, ठीक है। अगर लिमिट से ज्यादा था तो वो नॉन कंपाउंडेबल था। समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया ऑफेंस और डिफॉल्ट में डिफरेंस, ठीक है। डिफॉल्ट जब भी होता है वो कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक। अगर कोई ऑफेंस है तभी कंपाउंडेबल है। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो एक बार नोट्स देख लेते हैं। हीलिंग हम लोगों ने कर ली। ये देखो कहीं पे भी देखना बार बार ऑफेंस ही लिखा हुआ है। ओके, एक चीज और याद रखना, कंपाउंड तभी हो सकता है व्हेन पनिशमेंट इज क्वांटिफिएबल। क्वांटिफिएबल मतलब जब हम लोग उसको पैसे के टर्म्स में नाप तोल सकते हैं कि ऐसा तुमने किया है तो उसके बदले में 25 लाख रुपए दे दो, या तुमने ऐसा किया है तो उसके बदले में 30 लाख रुपए दे दो, ठीक है। क्वांटिफिएबल मतलब अभी ये वर्ड नहीं आएगा, मीडिएशन या कंसीलिएशन के टाइम पे आएगा वर्ड क्वांटिफिएबल, ठीक है। क्वांटिफिएबल मतलब याद रखना कि जब आप कोई पनिशमेंट को पैसे के टर्म्स में बता सकते हो, दैट इज क्वांटिफिएबल, ठीक है। तो कोई भी ऑफेंस जब आप करते हो एंड अगर वो क्वांटिफिएबल है तभी आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। डिफॉल्ट एंड ऑफेंस सबको क्लियर है, बिकॉज ये कंसेप्ट हम लोगों को लगेगा एडजुडिकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। एडजुडिकेशन सिविल का अलग से होता है कंपनीज के अंदर एंड क्राइम्स का अलग से होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है सबको? श्योर? कोई डाउट है अभी भी? ठीक है, एग्जाम्पल से याद रहेगा। चलो हम लोगों को पढ़ना है कंपाउंडिंग तीन एक्ट्स के अंदर, कंपनीज एक्ट, फेमा एंड सेबी, ठीक है। कंपाउंडिंग की प्रोविजन अपन को तीन एक्ट के अंदर पढ़ना है, कंपनीज एक्ट, फेमा एंड सेबी, ठीक। कंपनीज एक्ट में सेक्शन पता है क्या किसी को? क्या है सेक्शन? 441। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 441 इज कंपाउंडिंग, ठीक है। सेक्शन 441 के अंदर कंपाउंडिंग की प्रोविजंस दी हुई है। फेमा के अंदर इट इज सेक्शन 15, ठीक है। सेबी के अंदर ऐसा कोई सेक्शन प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है। तीन एक्ट पढ़ने हैं लोगों को, कंपनीज एक्ट, फेमा, सेबी। कंपनीज एक्ट में सेक्शन कौन सा है? 441। फेमा में सेक्शन कौन सा है? 15। सेबी में एज सच कोई सेक्शन नहीं मेंशन्ड है। नेक्स्ट, अथॉरिटीज। कंपाउंडिंग की पावर किस अथॉरिटी के पास है कंपनीज एक्ट के अंदर? लिमिट्स की बात ही नहीं हो रही, अथॉरिटी बोलो बस। कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है कंपाउंडिंग की? ओके, आरटी एंड एनसीएलटी। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला था अभी? कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था? आरओसी। आरओसी के पास पावर क्यों नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, सिर्फ रीजनल डायरेक्टर या एनसीएलटी, ठीक है। कैसे डिसाइड होगा कौन सी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आरडी के पास जानी है, कौन सी एनसीएलटी के पास?
करेक्ट, फाइन की एक लिमिट है, ठीक है, वो लिमिट के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये वाली एप्लीकेशन अभी आरडी के पास जाएगी या एनसीएलटी के पास, वो लिमिट हम लोग देखेंगे आराम से बाद में, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन क्या है 441, फेमा के अंदर, सेबी के अंदर कुछ है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे अथॉरिटीज क्या है आरडी एंड एनसीएलटी। फेमा के अंदर इससे पहले हम लोग एक अथॉरिटी पढ़े हैं फेमा के अंदर, क्या है वो अथॉरिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। कहाँ पढ़े हम लोग, रेगुलेटरी एक्शन। रेगुलेटरी एक्शन में हम लोग पढ़े थे कि इन्वेस्टिगेशन की पावर यहाँ पे किसके पास होती है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, कंपाउंडिंग की पावर भी यहाँ पे किसके पास होती है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड आरबीआई, ठीक है, समझ में आया। फेमा में किस किस के पास पावर है कंपाउंडिंग की, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड आरबीआई, ठीक है। सेबी में कोई गेस लगा सकता क्या, क्या नहीं, सेक्शन नहीं है, हाँ लेकिन अथॉरिटीज क्या है, अथॉरिटीज तो होगी, रेगुलेशंस होती है सेबी की, सैट, सैट मतलब सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, या फिर सैट के बाद अपील कहाँ जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो कोर्ट के पास भी पावर है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही कंपेयर करके पढ़ना तीनों एक्ट, ठीक। चलो कंपाउंडिंग का सेक्शन कंपनीज एक्ट के अंदर 441, फेमा, सेबी, अथॉरिटीज, एनसीएलटी, फेमा, आरबीआई, सेबी, सैट एंड कोर्ट्स, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कॉपी कर लो। तो ये जूम आउट नहीं हो रहा, यहीं से कॉपी करना है ना, अरे यार कहाँ गायब हो गया, होल्ड एक मिनट, अरे बढ़ाए क्या, नहीं हो रहा, सॉरी, ठीक है, स्क्रॉल करें, एग्जाम्पल्स लिख लेना प्लीज ताकि आपको रिकॉल करने में इजी रहे। जहां राइटिंग समझ में नहीं है वहां पूछ लेना। हो गया, आगे बढ़ाए, ये कॉपी करना है किसी को, स्क्रॉल करें, इसको यहाँ पे ऐसे डाल लेना, पॉइंट नंबर 1 सेक्शंस, पॉइंट नंबर 2 अथॉरिटीज।
हो गया? हो गया? चार्ट्स बन रहे हैं सबके? प्लॉट का चार्ट कंप्लीट? अच्छा, हो चुका है। रेगुलेटरी एक्शन तो पढ़ा ही नहीं है। रेगुलेटरी एक्शन तो पढ़ा ही नहीं है। कोई डेडलाइन दो कि कब तक कंप्लीट करने वाले हो, कब हम टेस्ट दें? वेरी नाइस। हम एक काम करते हैं, हम 24 अक्टूबर तक अपने पेपर्स कलेक्ट करके रख ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद इकट्ठे एक के बाद एक के बाद एक टेस्ट दे देना हम लोग, क्योंकि 24 के बाद तो एनीवेज टैक्स खत्म है। आपका रेगुलेटरी एक्शन हो गया ना माना कंप्लीट? रीड करके खत्म हो चुका है ना? आप टेस्ट दे सकते हो। तो वो कंफ्यूजन कब क्लियर होने वाला है? नहीं, इसका मैसेज उस दिन से इसने हाथ उठाया था कि रेगुलेटरी एक्शन हो गया है। गुड आइडिया। अभी तक जेन्युइनली हम वो प्रोविजन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ना क्लास में, जो चीजें लोगों को याद नहीं है वो बोलते हुए बाहर जाएंगे। कॉपी हो गया क्या? रेगुलेटरी एक्शन का टेस्ट आप क्यों नहीं दे सकते, ये बताओ। वापस रीड किया एक बार? ठीक है। चार्ट हो गया पढ़ के खत्म? बता दोगे? पक्का? पक्का? श्योर? ठीक। कल? अच्छा, कल तो छुट्टी है। ठीक है, अगर अभी हमारा टाइम से खत्म हो जाता, वैसे तो नहीं होगा, तो रेगुलेटरी एक्शन का अभी अभी क्वेश्चन, ये क्या बात हुई है? हट। ये नहीं तो ये क्या बात है, जब रेगुलेटरी एक्शन क्लास में हुआ है तो ओरल तो बता दोगे। यार पढ़ना तो पड़ेगा। तुम लोग मॉड्यूल उठाओगे, उसमें 60 पेज का चैप्टर है, हमने बुक में फिर भी 40 पेज का कर दिया है वो। अच्छा, डेडलाइन तो दो कि इस दिन तक मैम खत्म हो जाएगा पढ़ के। ओरल? ओरल? अभी भी ओरल? तो 24 के बाद बताओगे रेगुलेटरी एक्शन? बेशरम। रेगुलेटरी एक्शन का टेस्ट कब दोगे? टेल मी वन डेट। यार अगर हम इतना लीनियंटली तुम लोगों के साथ एक्ट कर रहे हैं तो प्लीज रिस्पेक्ट इट, प्लीज। ठीक है, वरना एक आध दिन हम डांट खाएंगे किसी का किसी से। बताओ कब दोगे रेगुलेटरी एक्शन का टेस्ट? बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए कि पेपर में कोई भी कचरा बनाए, तितलियां बनाए, चिड़िया बनाए, ये सब नहीं चाहिए। प्लीज कायदे से पढ़ के पेपर दो। कब दोगे? आप मंडे? आप मंडे दोगे? अच्छा। हाँ। 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 ट्यूसडे फाइनल डेट है, ठीक है? ट्यूसडे अगर तुम लोग टेस्ट के लिए रेडी नहीं हो, हम क्लास में सबको स्कैटर करा देंगे। सफिशिएंट बेंचेस है अपने पास, एक एक जना बैठ जाए पूरी बेंच पे एंड क्लास में बैठ के टेस्ट देना, ठीक है? 2 बार हम स्पेयर कर दिए, तीसरी बार हम टॉलरेट नहीं करने वाले, बिकॉज तुम लोगों की वजह से हमारी डांट पड़ेगी, ठीक है? ट्यूसडे फाइनल बताओ, ट्यूसडे को टेस्ट दोगे, डेट क्या है? 14, 15, 15, ठीक है? ठीक है, 15 को टेस्ट दोगे, क्योंकि हमें स्केड्यूल अपना सेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, आपके टेस्ट पेपर्स भी चेक करने पड़ेंगे फिर। श्योर? 15? सबका हाँ है? ठीक है, सबका हाँ है? मुक्ता बच्ची यही बस बोल लेंगे, ठीक है? चलो, कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? चलो, हमारा कंपाउंडिंग की डेफिनेशन हो गई। बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग एक बार रीड कर लेना, ऐसा कोई बेनिफिट्स नहीं है, खुद देख लो एक बार, बाय पीस ऑफ माइंड। तो ये सब क्लास में नहीं पढ़ सकते अपन, ठीक है? एक बार बस रीड कर लेना, ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है?
पीछे वाले ठीक है, रीड कर लोगे, हम समझाएं पीस ऑफ माइंड कैसे खरीदते हैं, कर लोगे? चलो, कंपाउंडिंग प्रोविजन अंडर अंडर कंपनीज एक्ट, सेक्शन क्या था? 441। अथॉरिटीज क्या थी? आरडी एंड एनसीएलटी। अब लिमिट सुनो, ठीक है? किसी को पता है क्या लिमिट को बता पाएगा? कोई तुक्का लगा पाएगा? करेक्ट, पहले था अप टू 5 लाख, अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आया है एंड दिस ये 5 लाख की लिमिट इंक्रीज कर दी है 25, ठीक है? 25 लाख। तो अगर 25 लाख तक का कोई अमाउंट आता है तो वो आरडी के पास जाए, ठीक है? 25 लाख से कुछ भी ऊपर है तो एनसीएलटी। अब पेपर में कैसे लिखोगे? अप टू 25 लाख, ठीक है? अप टू 25 लाख क्या? आरडी, अबव 25 लाख एनसीएलटी, ठीक है? समझ में आ गया? लिमिट क्लियर है? विच ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड। अच्छा, हमने मना किया था नोट्स नहीं देखना है, यहाँ पे खुला हुआ है सब, प्लीज नोट बंद कर दो। हाँ, विच ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड। अभी सब बोल रहे थे कि मैम ये, मैम ये, मैम ये, मैम ये। कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं? करेक्ट, जहां पे सिर्फ फाइन हो या इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो या इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। जैसे कि फ्रॉड की प्रोविजन देखी थी हम लोगों ने, जब लिमिट एक्सीड नहीं करती थी तब पेनल्टीज कितनी थी? नहीं सॉरी, पनिशमेंट क्या था? इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years और फाइन और बोथ, ठीक है? तो दिस इज कंपाउंडेबल, ठीक है? व्हाट कैन नॉट बी कंपाउंडेड? कौन से ऑफेंसेस? जहां एंड हो, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है? ये चीज क्लियर है? कौन से ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं? जहां पे फाइन हो या इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो या इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, ठीक? कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है? जहां पे इम्प्रिजनमेंट हो या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन हो, ठीक है? या फिर आपने कोई गलती करी है एंड आपकी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन बैठ गई, इंक्वायरी बैठ गई, ठीक? अब आप उस ऑफेंस के अगेंस्ट कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। समझ में आ गया? अगर आपके अगेंस्ट इंक्वायरी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, आपको लग रहा है आपने कुछ गलती करी, आप एप्लीकेशन फाइल करो, कंपाउंडिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपके अगेंस्ट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन बैठ गई है, अब आप कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, ठीक है? तो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कब नहीं फाइल कर सकते? फर्स्ट, जब ऑफेंस में इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेकंड पॉइंट, जब इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का ऑर्डर ऑलरेडी आपके अगेंस्ट आ चुका है, ठीक है? नेक्स्ट, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आप खुद फाइल कर सकते हो, ठीक है? या अथॉरिटीज खुद बोल सकती हैं आपसे कि देखो भाई आपका ये वाला ऑफेंस कंपाउंडेबल है, आप चाहते हो तो एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है? तो आप खुद भी फाइल कर सकते हो या किसी अथॉरिटी के बोलने पे भी फाइल कर सकते हो, ठीक है? सुओ मोटो का मतलब सबको पता है क्या होता है? सुओ मोटो मतलब खुद से, ठीक है? तो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आप खुद भी फाइल कर सकते हो या अथॉरिटी के बोलने पे भी फाइल कर सकते हो। क्लियर है? विच ऑफेंसेस कैन बी कंपाउंडेड हो गया, विच ऑफेंसेस कैन नॉट बी कंपाउंडेड। ओके, पॉइंट नंबर 3 सबने सुना है? एक बार ऑफेंस कंपाउंड हो गया, आज 1 जनवरी 2019, ठीक है? आज कोई ऑफेंस कंपाउंड हो गया है, 2020 लेते हैं, अगले 3 साल तक अगर आपने यही ऑफेंस वापस किया तो ये कंपाउंडेबल नहीं है। सबने सुना है ये चीज, ठीक है? अगर आज आपने कोई ऑफेंस किया है, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करी है, सेटलमेंट हो गया, कोई बात नहीं, सेम चीज आज से 3 साल तक अगर आप यही सेम काम वापस करते हो तो आपका ये काम कंपाउंडेबल नहीं है, ठीक है? मतलब 2023 तक कंपाउंडेबल नहीं है। 24 में सेम हरकत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डाल दो, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? क्या इसका लॉजिक है? क्यों 3 साल है, क्यों 4 साल नहीं, कोई 5 साल नहीं है? इसमें कोई दिमाग मत लगाना, वो एमसीए का मन था, उन्होंने 3 डाला है तो 3 है, खत्म बात, ठीक है? फालतू जगह पे दिमाग लगाने मत बैठना कोई भी, ठीक? तो एक बार कंपाउंडिंग हो गई है, आज से 3 साल तक अगर आपने सेम ऑफेंस वापस किया है देन दिस इज नॉट कंपाउंडेबल, ठीक है? सो कौन से ऑफेंसेस आर नॉट कंपाउंडेबल? 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। पहला, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेकंड, जहां इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का ऑर्डर आ गया। तीसरा, जब आपने सेम ऑफेंस 3 साल के पीरियड में किया है, ठीक है? तब कंपाउंडेबल नहीं है। क्लियर? हाँ,
हम्म, वो तो कंपाउंडेबल था। अब जो आपने वापस किया है ना, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सेटल कर लो, ठीक है भाई हमने गलती कर दी कोई बात नहीं सेटलमेंट कर लो, नहीं। अब जो पनिशमेंट दी हुई है, जो प्रोसीजर चलना है वो होगा। जो वो वाला होगा। नेक्स्ट वाला होगा, देखो आज आपने कुछ गलती करी, आपने एप्लीकेशन फाइल करी कंपाउंडिंग की, सेटलमेंट हो गया, सब मामला रफा सट हो गया, खत्म बात, ठीक। यही काम आपने वापस किया 3 साल में। फ्रॉड का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में आज हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन डाली थी, ठीक है, डाली, हमने बोला कि गलती से डाल दी, नहीं हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी ये वो, तो उन्होंने हमारे ऊपर जो पेनल्टीज जो भी लगानी थी लगाई और हमें छोड़ दिया, ठीक। ये 2020 में हमने किया, 2022 में वापस हमने प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट डाली, ठीक है। तो अब हम जाके ये नहीं बोल सकते गलती से हो गया, आई एम रियली सॉरी, सेटल कर दो, नहीं। ये काम आपने अभी किया था, 3 साल का पीरियड खत्म हुआ है क्या? नहीं, तो ये तो सेटल हो गया था। अब जो किया है ये वाला सेटल नहीं होगा, ठीक है। पुराना वाला सेटल हो चुका, उसको नहीं छुएंगे। जो अब आपने एप्लीकेशन फाइल करी है ये सेटल नहीं होगा, तो फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स वगैरह जो होनी है वो वैसे ही सब चलेगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? चलो अब प्रोसीजर देखते हैं। अभी हम लोग कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? कंपनीज एक्ट 2013। कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन सूट स्टार्ट होने से पहले, मतलब कोर्ट में कोई भी केस स्टार्ट होने से पहले या केस स्टार्ट होने के बाद फाइल हो सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर अभी केस फाइल नहीं हुआ है, ठीक है, अभी केस फाइल नहीं हुआ है, हमें लगता है कि कोई फायदा नहीं है भाई कोर्ट वोट जाने का, फालतू में रगड़ना पड़ेगा 3-3 4-4 साल तक, हम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो एक ऑप्शन है। या फिर कोर्ट में सूट स्टार्ट हो गया है, ठीक है, कोर्ट में केस स्टार्ट हो गया है, बीच में मतलब 4-5 प्रोसीडिंग्स होती है और हमें लगता है कि बहुत लंबा केस खींचने वाला है भाई, इससे अच्छा तो बेटर है कि हम कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डाल दें, तो आप तब भी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। सो बुकिश लैंग्वेज में यहाँ पे टर्म रहेगी बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट या आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, ठीक है। मतलब केस फाइल करने से पहले आप एप्लीकेशन डाल दो, या केस फाइल हो गया है तो भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, ठीक है। तो अब प्रोसीजर क्या होगा? कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया, ठीक है, कंपनी को रियलाइज हुआ कि भाई इसमें कंपाउंडिंग हो सकती है, तो कंपनी पहले एक रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है। कंपनी के सारे मेंबर्स मिलकर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, मेजोरिटी डिसाइड करेगा कि हमें कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डालनी है या नहीं डालनी है, ठीक है। रेजोल्यूशन कैसे पास होता है सबको पता है, मेजोरिटी की वोट्स के अकॉर्डिंग पास होगा, ऑर्डिनरी ही रेजोल्यूशन पास होगा, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होता, ठीक है। तो वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमें कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डालनी है, ठीक। रेजोल्यूशन पास हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज ये रेजोल्यूशन की कॉपी देंगे वो किसको? आरओसी को, ठीक है। कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, कंपनी ने बोला कि हमें कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन डालनी है, ठीक। ये रेजोल्यूशन की कॉपी हमेशा किसके पास जाती है? आरओसी। आरडी के पास कभी जाती है क्या? नहीं। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। रेजोल्यूशन की कॉपी गई आरओसी के पास, आरओसी को हमने बोला कि भाई हमें कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब आरओसी जहां से इसको आरडी नहीं तो ट्रिब्यूनल के पास फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली आरडी या ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाते, हम एप्लीकेशन आरओसी को देते हैं, आरओसी डिसाइड करेगा कि भाई 25 लाख है कि 25 लाख के ऊपर है, 25 लाख है तो आरडी, ठीक है, 25 लाख के नीचे है तो, 25 लाख के ऊपर है तो एनसीएलटी, ठीक है। क्लियर है? अब एनसीएलटी का जब ऑर्डर आएगा, एनसीएलटी ने हमें ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर पास कर दिया कि आप इतना इतना पैसा दे दो और आपका अमाउंट सेटल हो जाएगा, ये ऑर्डर की कॉपी हम लोग लेके जाएंगे आरओसी के पास, ठीक है। समझ में आ गया? ये पूरा प्रोसीजर होता है। सो कंपनी पहले रेजोल्यूशन पास करेगी, डिसाइड करेगी कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करनी है या नहीं। कंपनी ने आरओसी के पास एप्लीकेशन दे दी कि भाई हमें कंपाउंडिंग करनी है, ठीक है। आरओसी ने देखा कि 25 लाख है, 25 लाख के ऊपर है, अकॉर्डिंगली आरडीए ट्रिब्यूनल के पास दे दिया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया, ऑर्डर तो हमारे पास ही आएगा, ठीक है। वो ऑर्डर की कॉपी हमको आरओसी को देनी है। हमेशा कोई भी ऑर्डर की कॉपी आरओसी को कौन से फॉर्म के अंडर हम लोग देते हैं? पूरी लाइफ टाइम के लिए याद रख लेना, INC 28, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो, आरडी का कोई ऑर्डर हो, ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर हो, सबकी कॉपी आरओसी को देनी पड़ती है 30 डेज में। INC 28 के अंदर हम लोग देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? प्रोसीजर क्लियर है? वापस देखें एक बार, कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन की कॉपी गई आरओसी के पास, आरओसी ने फॉरवर्ड किया आरडी या एनसीएलटी को,
एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर की कॉपी जाएगी आरओसी के पास, ठीक है, कौन से फॉर्म में, INC 20A, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हैं, सूट फाइल नहीं हुआ था, ठीक है, अभी तक केस स्टार्ट नहीं हुआ है, केस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, कंपनी ने एप्लीकेशन दी आरओसी को, आरओसी ने आरडी या ट्रिब्यूनल को दी, और अब इसके बाद सूट कभी भी इस चीज के लिए फाइल नहीं हो सकता है, ठीक है, सूट फाइल नहीं हुआ था, अभी कंपनी ने एप्लीकेशन आरओसी को दी, आरओसी ने आरडी या ट्रिब्यूनल को दी, सेटलमेंट हो गया, कभी भी इस चीज के लिए अभी अब सूट फाइल नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड केस हम लोगों ने क्या देखा था कि भाई सूट फाइल हो गया है ना, सूट फाइल हो गया था, अब हमने एप्लीकेशन दी, आरओसी का एप्लीकेशन दी, आरओसी ने आरडी या ट्रिब्यूनल को फॉरवर्ड करी, ठीक है, और जिस भी कोर्ट में ये सूट था उसको बताएगा, ठीक है, और ये कोर्ट इस सूट को कैंसिल कर देगा, समझ में आ गया, क्लियर है। दो केसेस है, पहला जिसमें सूट स्टार्ट ही नहीं हुआ, केस स्टार्ट नहीं हुआ फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब केस स्टार्ट भी नहीं होगा, ठीक है, अगर केस स्टार्ट हो गया था तो आरओसी को एक स्टेप और लेना है, जाके कोर्ट को बता देना है, ठीक है, जहां पे भी वो सूट चल रहा था, कोर्ट क्या करेगा, इस मैटर को यहीं एडजर्न कर देगा, अब आगे ये मैटर नहीं चलेगा, समझ में आ गया। कितने दिन में कंपनी को बताना है, 7 days, ये रेजोल्यूशन पास करके 7 दिन में हम लोगों को आरओसी को बताना होता है, क्लियर है प्रोसीजर सबको, क्लियर है, कॉपी करना है, जिसको जिस तरीके से बेटर समझ में आ रहा वैसा चार्ट बना के ड्रॉ करके करना, जरूरी नहीं है ऐसा ही कॉपी करो, डन, हो गया, हो गया, बढ़े आगे, ठीक है, कंपनीज एक्ट इसके साथ खत्म, अच्छा दो केसेस बचे हैं, ठीक है, बढ़े आगे यहाँ पे कोर्ट, आरओसी को सिर्फ एक स्टेप और लेना है, कोर्ट को इन्फॉर्म करना है एंड कोर्ट वो प्रोसीडिंग वहीं कैंसिल कर देगा, हो गया सबका, हो गया, फर्स्ट केस में 7 days में हम लोग को रेजोल्यूशन की कॉपी देनी है, ठीक है,
किसी को प्लीज यहाँ कंफ्यूजन मत रखना, कोई रेजोल्यूशन पास किया वो रेजोल्यूशन की कॉपी 7 दिन में देनी है, ठीक है। INC 28 हम लोग 30 दिन में ही फाइल करते हैं, वो 30 डेज ही है। हो गया क्या? ठीक है, इसके साथ हमारा कंपनीज एक्ट खत्म होता है। अब हमको बचा करने हैं फेमा एंड सेबी। ठीक है, प्रोसीजर हो गया। ये डब्बे में यहाँ पे जो लिखा है ना वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये विदिन 7 डेज वगैरह कवर कर लिया है। जब पढ़ोगे तो इसको रीड कर लेना, क्योंकि पूरा प्रोसीजर इसको मिला के ही बनेगा, कोई डब्बे को इग्नोर मत करना प्लीज। ठीक है, तो इसके साथ हमारा कंपनी एक्ट खत्म होता है। चलो, कंपनी एक्ट का सेक्शन कौन सा था? 441 अथॉरिटीज, आरडी एंड एनसीएलटी। आरडी के पास एप्लीकेशन कब जाएगा? अप टू 25 लाख। ट्रिब्यूनल के पास अब 25 लाख। कौन कौन सा ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है? कंपाउंडेबल है फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक, कौन कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं है? जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। थर्ड, 3 साल में अगर आपने सेम ऑफेंस रिपीट किया है। ठीक, क्लियर है? प्रोसीजर क्लियर है? वापस रिपीट करना है किसी को? नहीं, पेमा में पढ़े। चलो, पेमा का सेक्शन क्या था? अथॉरिटीज, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एंड रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, नहीं सॉरी आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। ठीक, अब सेक्शन 3 किसी को फेमा का याद है क्या, जिसमें ऑफेंसेस मेंशन्ड थे? फेमा नहीं पढ़ा था किसी ने? कोई बात नहीं। ठीक, सो अब आरबीआई के पास कब जाएगा एंड नेक्स्ट कौन था? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास कब जाएगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, सेक्शन 3 में ऑफेंसेस डिफाइंड है। सेक्शन 3 देख लेते हैं हम लोग पहले। ये है सेक्शन 3। ठीक है, अब इसमें जो सेक्शन 3A दिख रहा है जो हाईलाइटेड है, दिख रहा है? हाँ, सेक्शन 3A दिख रहा है। ठीक है, सेक्शन 3A का ऑफेंस होगा वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई आप गलत काम करते हो तो वो आरबीआई के पास जाएगा। समझ में आया? जब नोट्स पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि अगर आपने सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस किया है तो वो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के पास जाएगा। अगर आपने BCD के अंदर कोई ऑफेंस किया है तो वो आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, वो लोग लिखेंगे कैसे कि सेक्शन 3 के अंदर आपने कोई ऑफेंस किया है एक्सेप्ट सेक्शन 3A, तो वो आरबीआई के अंडर जाएगा। समझ में आ रहा है इसका मतलब सबको? सेक्शन 3A के अंडर आपने कोई ऑफेंस किया है तो वो डायरेक्टरेट के पास जाएगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, ये सिर्फ इसलिए सेक्शन यहाँ पे दिया है ताकि ये दिमाग में क्लियर हो जाए। ठीक है, सेक्शन 3A स्पेसिफिकली डायरेक्टरेट के पास जाता है। सेक्शन 3A क्या है? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आप ले रहे दे रहे गलत तरीके से उसमें ट्रांजैक्शन कर रहे, उससे डायरेक्टरेट डील करता है। ठीक है, बाकी कुछ भी होगा उससे आरबीआई डील करेगा। ये क्लियर है? अब इसमें कुछ बहुत गंदी लिमिट्स है, बहुत गंदी वाली लिमिट्स है तो हम लोग आज डील नहीं करेंगे बिकॉज सबका माथा खप जाएगा। ठीक है, कल लेक्चर स्टार्ट होने के पहले हम लोग वो लिमिट्स देखेंगे, फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, नोट्स रीड करते टाइम पे इसमें कोई कंफ्यूज मत होना बिकॉज वहां पे लिखा है सेक्शन 3 के सारे ऑफेंसेस आरबीआई डील करता है एक्सेप्ट सेक्शन 3A। सेक्शन 3A डायरेक्टरेट डील करता है। समझ में आ गया? सेक्शन 3A का मतलब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। आपको पेपर में नहीं पूछेगा कि 3A क्या है या 3B क्या है, C क्या है, D क्या है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार देख लो बस। ठीक है, सेक्शन 3A फॉरेन एक्सचेंज। बाकी प्रॉपर्टी को इधर उधर करना, बाहर की प्रॉपर्टी को इंडिया में बेचना, गलत तरीके से कुछ भी ट्रांजैक्शन करना, दैट इज डेल्ट विद आरबीआई। ठीक है, क्लियर है? इसमें चीज में किसी को कंफ्यूजन है? पावर ऑफ आरबीआई एंड पावर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसकी लिमिट्स है जो हम लोग कल देखेंगे टेबल बना के। लिमिट्स ऑफ कंपाउंडिंग, लिमिट्स ऑफ कंपाउंडिंग अगेन सेम चीज। अगर हम लोगों ने आज कंपाउंड कोई ऑफेंस किया है, 3 साल में आपने वो ऑफेंस रिपीट किया है तो वो कंपाउंड नहीं हो सकता है। ठीक है, कंपाउंडिंग की भी एक लिमिट है। आप हर बार कोई भी ऑफेंस सेम सेम करके बार बार उसको कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगेन सेम चीज, लिमिट्स ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गया?
प्रोसीजर, इसमें हम लोग को सिर्फ एक चीज और पढ़नी है, प्रोसीजर। देखो कंपनीज में क्या देख रहे थे भाई, कंपनीज को रेजोल्यूशन पास करना है, फिर आरओसी, फिर ये, फिर वो, फिर बुलाना बुलाना ठिकाना, फिर खत्म। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होना। एक सिंपल सा वर्ड है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट मतलब है, एप्लीकेंट मतलब, एप्लीकेंट मतलब जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, अपील फाइल कर रहा है। अपील कहाँ से आया? एप्लीकेशन फाइल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेंट। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? श्योर, बिकॉज लास्ट टाइम क्लास में ट्रांसफरर ट्रांसफरी डिस्कस होने के बावजूद लोगों को नहीं पता था कि ट्रांसफरर क्या है, ट्रांसफरी क्या है। अभी क्लियर है एप्लीकेंट कौन है? ठीक है, जो बंदा कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल करेगा। ठीक है, एप्लीकेंट एप्लीकेशन देगा कंपाउंडिंग अथॉरिटीज। कंपाउंडिंग अथॉरिटीज कौन है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या आरबीआई। ठीक है, ये इनको एप्लीकेशन फाइल करेगा। इनका काम है 180 डेज में इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देना। क्योंकि नहीं दिख रहा है, एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी। ठीक है, किसके पास? कंपाउंडिंग अथॉरिटीज के पास। ठीक है, कंपाउंडिंग अथॉरिटीज कौन है? आरबीआई या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, इनका काम है एप्लीकेशन जिस दिन से फाइल हुई है, जिस दिन हमारे पास आई है, उस दिन से 180 डेज में एप्लीकेशन इन्होंने डिसमिस करनी है। ठीक है, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही प्रोसीजर होता है। अब वापस हम लोगों ने वहां पे दो केसेस देखे थे। पहला केस क्या था? केस फाइल नहीं हुआ है। ठीक है, केस फाइल नहीं हुआ, नॉर्मल प्रोसीजर, एप्लीकेशन दी, कंपाउंडिंग अथॉरिटी ने उसको कंपाउंड किया, जो भी ऑर्डर था ऑर्डर पास किया, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे किसी को देना है क्या ऑर्डर? किसी को नहीं देना। ठीक है, अब क्या होगा? अब सूट फाइल नहीं होगा। ठीक, सब कुछ सेम है, सूट फाइल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस था कि भाई केस स्टार्ट हो चुका है। अब हमने एप्लीकेशन दी। ठीक है, कंपाउंडिंग अथॉरिटीज को दी, कंपाउंडिंग अथॉरिटीज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बता देंगे। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता? जो डील कर रहा था मैटर से। जब प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट होती है तो फेमा के अंडर जो मैटर को डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये जाके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बता देंगे कि भाई कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन आ गई है, एंड ये उस केस को उसके बाद डिसमिस कर देंगे। ठीक है, सेम है, कुछ नहीं पढ़ना फेमा में नया। सेक्शन, अथॉरिटीज, लिमिट्स वो हम लोग कल देखेंगे, एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर डिफरेंट है, एकदम सिंपल। एप्लीकेंट एप्लीकेशन फाइल करेगा, किसके पास करेगा? कंपाउंडिंग अथॉरिटीज के पास। ठीक है, ये कंपाउंडिंग अथॉरिटीज टोटल 180 डेज में सेटलमेंट करके ऑर्डर पास कर देंगे। ये 180 डेज कहां से स्टार्ट होंगे? जिस दिन एप्लीकेशन फाइल हुई। ठीक, यहां से 180 डेज स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे जब आएगा यहां से 180 डेज स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक है, फिर दो केसेस है, सूट फाइल नहीं हुआ था, वेल एंड गुड, अब होगा भी नहीं। ठीक है, अगर सूट फाइल हो गया था तो आपको भाई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को बता देना है कि सूट फाइल, यहाँ एप्लीकेशन आ गई है, अब आप इस सूट को डिसमिस कर दो, एडजर्न कर दो, वो सूट को वहीं खत्म कर देगा। समझ में आ गया? लिखो। एकदम फटाफट से कॉपी करो, सिर्फ से भी बचा है। वन एटी डेज क्या? 180 डेज में आपको एप्लीकेशन डिसमिस करनी है, ऑर्डर पास करना है। सेक्शन 13 में ऑफेंस है। सेक्शन 13 में अगर आप कॉन्ट्रवीन करते हो तो सेक्शन 15 के हिसाब से आप कंपाउंडिंग करना है। पेमा में सेक्शन 15 में डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में डिफाइंड है, इसलिए वहां सेक्शन 15 है।
हाँ, सो सेक्शन 15, अगर सेक्शन 13 के अंदर कोई कॉन्ट्रवेंशन है तो सेक्शन 15 के अंदर ऐसा ऐसा होगा। सेक्शन 3 में अलग से ऑफेंसेस डिफाइंड है। ठीक है, हो गया, सबका हो गया, हो गया। सेबी पे आ जाए, एक बार नोट्स देख लेते हैं, पेपर में कुछ बचा तो नहीं है हमारा। प्रोसीजर हो गया, फैक्टर्स, द अमाउंट ऑफ गेन ऑफ अनफेयर, द अमाउंट ऑफ लॉस, कॉस्ट, ठीक है। कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से पहले ऑब्वियसली दो तीन चीजें अथॉरिटीज देखेगी। क्या होगा, ऑर्डर पास करने के लिए क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने इस चीज पर डिस्कशन किया था। ऑर्डर पास करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, बेसिक सी। क्वांटिफिएबल पे अड़ गई है। अगर हमें ऑर्डर पास करना है, हमें डिसाइड करना है कि कितनी पेनल्टी इस बंदे को देनी चाहिए, तो हम लोग क्या फैक्टर्स देखेंगे। एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ, कितना बड़ा काम किया उसने, कितनी बड़ी गलती की उसने, उसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट में कितना नुकसान हुआ है, क्वांटिफिएबल है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, ऑर्डर पास करने से पहले हम लोग क्या फैक्टर्स देखेंगे वो लिखा है यहाँ पे, प्लीज पढ़ लेना क्योंकि खतरनाक चीज है यहाँ पे, 5 पॉइंट है। ठीक है, प्लीज पढ़ लेना, छोड़ना नहीं कोई गलती से भी। और बाय पीस ऑफ माइंड वो जो भी ऊपर था वो भी पढ़ना है। ठीक है, जो भी रबिश है लेकिन पढ़ना है, वो भी वो पूछ सकते हैं, हम लोग को पेपर में लिख के आना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट इज बाय पीस ऑफ माइंड। ठीक, चलो, कंपाउंडिंग प्रोविजन अंडर सेबी। सेबी के अंडर भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना हमने। अथॉरिटीज क्या थी, सैट या कोर्ट। ठीक है, अब सुनो, सेबी के अंदर एक और नया वर्ड आता है कंपाउंडिंग के साथ, कंसेंट ऑर्डर। कंसेंट ऑर्डर क्या था, एग्जीक्यूटिव में लास्ट में एकदम एक चैप्टर था जब एकदम एंड में लिखा हुआ था कंसेंट ऑर्डर, पूरे फैक्टर्स लिखे हुए थे उसमें एफ जी तक। हाँ, हमें याद है एफ जी तक वहां पे फैक्टर्स लिखे हैं। फिर बहुत सारी कमिटीज थी, वो कमिटीज रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करती हैं। क्या था कंसेंट ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव के आखिरी पेज पे लिखा है कंसेंट ऑर्डर के बारे में, आखिरी पेज छोड़ दिया था। कंसेंट ऑर्डर वर्ड सुना है कभी, अच्छा वर्ड सब सुने होते, मतलब नहीं पता होता बस। कंसेंट ऑर्डर से भी नहीं समझ में आ रहा क्या मतलब हुआ कंसेंट ऑर्डर का, कौन देगा कंसेंट। वाओ, सब उल्टा बोल रहे एकदम। हाँ, और कोई दिमाग लगाना चाहेगा। पार्टीज कंसेंट देगी, पार्टीज के कंसेंट के हिसाब से ऑर्डर पास होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंसेंट ऑर्डर, इसलिए इसको सेटलमेंट ऑर्डर भी बोलते हैं। अथॉरिटीज के कंसेंट से ही बाकी सारे ऑर्डर्स आते हैं। आप अपनी दादागिरी नहीं चलाते हो, तो कंसेंट ऑर्डर ऑर्डर अथॉरिटीज के कंसेंट के हिसाब से कैसे हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता। कंसेंट ऑर्डर मतलब पार्टीज आपस में कंसेंट देती है कि हम लोग, ठीक है, हम लोग ऐसे सेटलमेंट कर ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल साची और दिव्या की लड़ाई हुई, ठीक है, साची ने उठा के साची ने उठा के, अरे यार, साची और दिव्या की लड़ाई हुई, ठीक है, अभी आसांश, ठीक है, साची ने बॉटल उठा के दिव्या के सर पे मार दी, ठीक है। अभी सेटलमेंट कैसे हुआ, अब दिव्या ने बोला हम विकास सर के पास जाएंगे, ठीक है, हम विकास सर के पास जाएंगे, तो विकास सर से बोलेंगे इसको बाहर निकालो कैंटीन से, बहुत वायलेंट बच्ची, बाहर निकालो, ठीक है। इतनी समझ में आ गई फैक्ट्स, ठीक। अब साची और दिव्या में लेकिन अल्टीमेटली सेटलमेंट क्या हुआ कि भाई अगर ये विकास सर के पास गई तो ऐसा इनकी भी तो कोई गलती होगी ना, पागल थोड़ी उठा के बॉटल मार देगी सर पे, तो ये भी फंसेगी, है ना, तो दोनों लोग रगड़ जाएंगे जबरदस्ती, है ना। अल्टीमेटली फालतू का ड्रामा चलता रहेगा, आपने ऐसा क्यों किया, ये वो चलेगा, सारी फिर बातें निकलेंगी, है ना। तो इससे बेटर आपस में दोनों लोगों ने क्या डिसाइड किया, हम दोनों बैठते हैं आपस में डिसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या डिसाइड होगा, दिव्या ने बोला कि मैंने ऐसा किया था, अच्छा ठीक है, तो इसके बदले में मैं ये कर दूंगी, तुमने ऐसी बॉटल मारी तो उसके बदले में तुम ये कर देना। दोनों लोगों ने बोला हम अग्री करते हैं, अग्री करते हैं। जो अथॉरिटी यहाँ पे बैठेगी वो इनके अग्रीमेंट के हिसाब से एक ऑर्डर पास कर देगी। समझ में आ गया,
ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों का कंसेंट था उस ऑर्डर पे। जब आप कोर्ट में जाते हो तो आप बताते हो क्या अथॉरिटीज को, सुनो ये हमको पसंद नहीं आया, चेंज करो, या आपने जो पेनल्टी लगाई हमको पसंद नहीं आ रही, ऐसे बताते हो क्या? नहीं। तो इसलिए अलग से ये जो एडीआर मैकेनिज्म्स भी है ना, एडीआर मैकेनिज्म्स में भी सेम चीज होती है। क्या होता है, हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, आपस में सेटलमेंट करते हैं, एंड वो एक मीडिएटर, कंसिलिएटर, आर्बिट्रेटर उसको बताते हैं कि आप प्लीज ऐसा ऐसा ऑर्डर बना दो, वो वैसा वैसा ऑर्डर बना देता है, एंड हमें सिर्फ वो ऑर्डर को फॉलो करना है। ठीक है, सो कंसेंट ऑर्डर कंपाउंडिंग के साथ साथ ही पढ़ते हैं हम लोग सेबी के अंदर। ठीक है, कंपाउंडिंग तो सबको क्लियर है। ठीक है, सेम है यहाँ पे भी। कंपाउंडिंग कब होगी, जब ऑफेंस में फाइन होगा, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन होगा, या इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, तब कंपाउंडिंग होगी। लेकिन कंसेंट ऑर्डर कब पास होगा, फिर कंसेंट ऑर्डर कब पास होगा, जब कंपाउंडिंग हो रही है इस चीज के लिए। कंपाउंडिंग का मतलब भी सेटलमेंट है, कंसेंट ऑर्डर का मतलब भी सेटलमेंट है। तो कंसेंट ऑर्डर का काम कैसे आता है, कंसेंट ऑर्डर की प्रोविजन है। ठीक है, लेकिन कंसेंट ऑर्डर सेबी में घुसा कैसे फिर अंदर, जब कंपाउंडिंग की प्रोविजन है। व्हाट डिड यू से, थोड़ा लाउड बोलो, तुमको सुनाई नहीं दिया, लाउड बोलो। वैसा कुछ नहीं होता। कैसे प्रूव करोगे दोनों की गलती थी? गलती तो ऑब्वियसली दोनों की होती है ना यूजुअल केसेस में, ऐसी थोड़ी कोई पागल है तो कोर्ट में केस फाइल करने पहुंच जाएगा। सुनो, सेबी ने एक बंदे के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी। ठीक है, कोई इंटरमीडियरी मान लो। ठीक है, सेबी में इंटरमीडियरीज होते हैं, इंटरमीडियरी सबको पता है क्या होता है। इंटरमीडियरीज के अगेंस्ट सेबी ने कंप्लेंट फाइल करी। ठीक है, जब सेबी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, अब कंपाउंडिंग हो सकती है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कंप्लेंट फाइल होने के पहले, कंप्लेंट फाइल होने के बाद, दोनों टाइम कंपाउंडिंग हो सकती थी। सेबी रेगुलेशंस के अंडर जब सेबी ने, ध्यान से सुनना, ये सेबी ने कंप्लेंट फाइल करी अथॉरिटीज के पास। ठीक है, अब कंपाउंडिंग हो सकती है अगर एप्लीकेशन या कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है, तब कंसेंट ऑर्डर पास होता है, तब हम लोग कंपाउंडिंग के लिए नहीं जाते। समझ में आया? तो अगर सेबी ने एप्लीकेशन फाइल करी है तब कंपाउंडिंग। ठीक है, सेबी ने कंप्लेंट फाइल करी है तो कंपाउंडिंग होगी। अगर सेबी ने कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, ठीक है, उसके कंप्लेंट फाइल करने से पहले अगर हमें लगता है कि भाई फालतू में कंप्लेंट फाइल कर देगा, फालतू में फंसेंगे, तो वहां पे हम लोग सेबी के अंदर हम लोग कंपाउंडिंग नहीं करते। हम लोग क्या काय के लिए जाते हैं, सेटलमेंट। ठीक है, हम लोग कंसेंट ऑर्डर्स पास करते हैं। अब ये कंसेंट ऑर्डर के बारे में हम लोग को सेटलमेंट में पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सेटलमेंट इज ऑल अबाउट सेबी के सेटलमेंट रेगुलेशन। ठीक है, तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे कैसे ही प्रोसीजर चलता है। लेकिन कंपाउंडिंग के लिए याद रखना कि सेबी जब कंप्लेन फाइल करता है, ठीक है, इफ कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड, तो कंपाउंडिंग हो सकती है। अगर कंप्लेन फाइल हुई नहीं है, अभी सेबी सोच ही रहा है कंप्लेन फाइल करना है या नहीं, तो आप कंसेंट ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, कंसेंट ऑर्डर कंपाउंडिंग में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलो एक बार वापस रिवाइज कर ले पूरा। कंपाउंडिंग का मतलब सेटलमेंट। कौन सी 3 एक्ट के अंदर कंपाउंडिंग पढ़ लिया हम लोगों ने? कंपनीज एक्ट, फेमा एंड सेबी। कंपनीज एक्ट का सेक्शन, फेमा का सेक्शन, सेबी का सेक्शन, अथॉरिटीज, कंपनीज एक्ट, रीजनल डायरेक्टर एंड एनसीएलटी, फेमा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म, थैंक यू। सेबी, सैट का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार को देनी है कितने दिन में, 7 डेज। रजिस्ट्रार फिर आरटी या एनसीएलटी को दे देगा। ठीक है, आरटी एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, ये ऑर्डर की कॉपी हमें आरओसी को देनी है कितने दिन में, कौन सा फॉर्म, आईएनसी 28। 7 डेज 30 डेज, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब अगर सूट फाइल नहीं हुआ था तो सूट फाइल होगा भी नहीं, अगर सूट फाइल हो गया था तो आरओसी कोर्ट को बता देगा एंड वो सूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फेमा, फेमा में अथॉरिटीज हो गया, सेक्शन हो गया, प्रोसीजर। हाँ, एप्लीकेंट,
एप्लीकेशन फाइल करेगा किसके पास? कंपाउंडिंग अथॉरिटीज, ठीक है। कंपाउंडिंग अथॉरिटीज कितने दिन में ये मैटर सेटल कर देंगे? 180 डेज। कौन से दिन से? रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन से एप्लीकेशन आई उस दिन से 180 दिन में सेटलमेंट का ऑर्डर आ जाना चाहिए, कंपाउंडिंग का ऑर्डर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिर वापस वही दो केसेस, ठीक है। यहाँ पे कौन था? अगर केस ऑलरेडी चल रहा था तो कौन था? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। आपको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देना है बस कि भाई कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन फाइल हो गई है, दैट्स इट, ठीक है। लास्ट सेबी, ठीक है। सेबी में कंपाउंडिंग एंड सेटलमेंट ऑर्डर दोनों हम लोगों को साथ में पढ़ना है। कंपाउंडिंग सब कुछ सेम है। कंपाउंडिंग कब होता है? इम्प्रिजनमेंट नहीं, फाइन अगेन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ सेम है, यही पढ़ते हैं अभी तक। सिर्फ एक कैच याद रखना है, सेबी ने कंप्लेन फाइल कर दी, अब कंपाउंडिंग हो सकती है। सेबी अभी भी सोच रहा है कि कंपाउंड इसकी एप्लीकेशन फाइल करनी है या नहीं, तो हम कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, ठीक है। अब सेबी के पास भी पावर है कि सेबी हमको बोल दे कि भाई तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर रहे हैं, तुमको चाहिए तो कंसेंट ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर दो, ठीक है। या हम अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेबी ने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तब क्या होगा? कंपाउंडिंग। ये चीज क्लियर है। बाकी कंपाउंडिंग की डेफिनेशन वहां पे भी सेम है। सेक्शन 3A एंड सेक्शन 3 का कोई कंफ्यूजन मत रखना, वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है, वहां पे हमने ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना याद रखना है, सेक्शन 3A फेमा के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डील करेगा, सेक्शन 3 बाकी पूरा आरबीआई डील करेगा, ठीक है। सिर्फ इतना दिमाग में रखना है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? श्योर? कुछ कॉपी वॉपी करना बचा है? नहीं? चलो, थैंक यू सो मच। कल हम लोग मीडिएशन एंड कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट पूरा करेंगे, ठीक है, ठीक।